सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको भी पीएचडी में एडमिशन लेना है, दैट टू इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, IGNOU? सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आई एम अ PhD स्कॉलर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से है, पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से है और इवन मेरा नेट भी पॉलिटिकल साइंस में क्लियर है, लेकिन मैं PhD कर रही हूँ फ़िलासफ़ी में। तो बहुत लोगों को ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें नेट क्लियर हो, जिसमें JRF हो रखा हो, जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो आपको PhD भी उसी सब्जेक्ट से करनी है। तो ऐसा बहुत लोगों को मिथ होता है कि नहीं, हमें उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। जब भी आपके PhD के फॉर्म्स आते हैं तो आप हर डिपार्टमेंट में अप्लाई करो। हर डिपार्टमेंट इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप सोशल साइंसेज़ के हो तो आप कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हो, नहीं। लेकिन हाँ, DU अपना जैसे हर बार एक ब्रोशर निकालता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में का ब्रोशर, आप अगर देखोगे तो उसमें अलाइड सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस वाले जो है अफ्रीकन स्टडीज़ में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, ईस्ट एशियन स्टडी डिपार्टमेंट में भी इंटरव्यू दे सकते हो, और एक कंटिन्यूइंग एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन का डिपार्टमेंट है उसमें भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, फिलॉसफी में आप इंटरव्यू दे सकते हो, हिस्ट्री में आप इंटरव्यू दे सकते हो। सो ये क्या है, आपके अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे आपका जो मेन कोर सब्जेक्ट है जिस पे आपका MA और नेट क्लियर है या JRF क्लियर है, उसके अलावा आपके कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट हैं आपको आराम से DU के ब्रोशर में मिल जाते हैं। नहीं तो फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। तो अभी PhD के जो एडमिशन्स है वो अब नेक्स्ट साइकिल उनकी जो होगी, अभी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के एडमिशन हमारे मई में ख़त्म हो गए हैं। जून तक इंटरव्यूज़ हुए थे अभी, और अब सिलेक्शन भी हो गया है काफ़ी बच्चों का। तो मेरा फरवरी जो 2025 था उसमें मेरा एडमिशन हुआ था। एंड मैंने ऐसा नहीं है मैंने पॉल साइंस में अप्लाई नहीं किया था, मैंने पॉल साइंस में भी अप्लाई किया था इंटरव्यू के लिए और फिलॉसफी में भी किया था, बट लकीली मेरा फिलॉसफी में हो गया। PhD का क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, और आप क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो क्या, मास्टर्स के बाद कर सकते हो कि नहीं, तो वो सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आप DU में कैसे PhD में एडमिशन ले सकते हो वो भी हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, और सब कुछ मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इवन माई PhD लाइफ कैसी है, PhD के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आप उसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे अप्लाई कर सकते हो, गेस्ट फैकल्टी कैसे बन सकते हो, PhD के साथ साथ अप्लाई कर सकते हो, या PhD ख़त्म होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे A to Z, ठीक है। सो आप एंड तक टिके रहना। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स की। तो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो और उसमें 7.5 से ऊपर CGPA लेकर आते हो तो आप PhD कर पाओगे। मास्टर्स के हो तो अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल की मास्टर्स अगर आप करोगे तो PhD के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और वो भी डायरेक्टली नहीं, उस पर आपको अपने नेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ता है। और MPhil होता था पहले, अब MPhil ख़त्म हो गया है, तो आप डायरेक्ट PhD में जा सकते हैं। तो आपको UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है जो कि NTA कंडक्ट कराता है, और या तो CSIR का, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको CSIR का एग्ज़ाम होता है। अब इसमें आपके कुछ पेपर 1 होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और पेपर 2 होता है जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपने ग्रेजुएशन है जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन की है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है। और इसमें आपको 3 कट ऑफ्स निकलती हैं, जैसे PhD ओनली, देन नेट, देन JRF। अगर PhD ओनली जितने भी आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपको PhD में इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो। नेट का आएगा तो नेट होता है कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एक PhD में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे कि कोई वैकेंसी आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और JRF का एग्ज़ाम जो होता है, मतलब JRF का एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन JRF की जो कट ऑफ जाती है, अगर आपका JRF क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम एक है, कट ऑफ 3 जाती हैं, ठीक है। तो आपकी कोई भी एक 3 कट ऑफ क्लियर कर लो तो सबसे ऊपर वाली कट ऑफ होती है JRF की। JRF का मतलब आप नेट भी हो गया आपका, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, PhD का इंटरव्यू भी दे सकते हो, और PhD में एडमिशन हो गया तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी अप्रॉक्स 42,000 तक की, ठीक है। 42 से 45,000 मिला के आपको मिल जाता है, HRA वगैरह मिला के, तो इतनी आपको फेलोशिप मिलती है मंथ की। तो अगर आप महीने का आराम से 40 प्लस कमा रहे हो सिर्फ PhD करके, तो ये अच्छी बात है कि आप कुछ पैसा उसमें रिसर्च के लिए यूज़ करते हो, और कुछ पैसा आप अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हो वो JRF का पैसा। अच्छा, अब JRF क्लियर नहीं हुआ तो कितनी फेलोशिप मिलती है, तो कुछ इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। सो अगर आपका नेट क्लियर है या PhD ओनली क्लियर है, जो मैंने पहले 2 कट ऑफ्स बताई, तो उस केस में आपको, अगर आपका PhD में एडमिशन हो जाता है तो आपको 8,000 तक की फेलोशिप मिलती है DU में, और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ में 18,000 मिलती है, कुछ में 30,000 मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये DU में 8,000 मिलती है, JNU में भी 8,000 मिलती है अप्रॉक्स, यस। सो अब ये हो गया आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्या करना है। उसके बाद आता है दूसरा, जैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, इसके बाद आता है इंटरव्यू।
और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पहले तो फॉर्म भरना पड़ेगा ऑब्वियसली, एंड फॉर्म भरने से भी पहले जैसे अगर आपको पता है कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपका टॉपिक डिसाइडेड होना चाहिए कि रिसर्च टॉपिक क्या होगा, क्योंकि पीएचडी का मतलब क्या है, शोध करना, रिसर्च करना किसी एक टॉपिक पे, किसी एक समाज के मुद्दे पे जो समाज के लिए काम आए, चाहे साइंस का हो चाहे सोशल साइंसेस हो, तो उस टॉपिक पे रिसर्च करना। टॉपिक कैसे चूज़ करना है और रिसर्च कैसे करनी है, या फिर रिसर्च तो चलो पीएचडी पे जाने के बाद होगी, लेकिन उससे पहले एक आता है रिसर्च प्रपोजल, और जब आप ये रिसर्च प्रपोजल बनाते हो उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है। तो ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको रिसर्च प्रपोजल भी बनाना होता है। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, क्या होता है, टॉपिक कैसे चूज़ करना है रिसर्च का, जैसे कोई लोग पंचायत पे काम कर रहे हैं, कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल बिहेवियर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट और पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो रिसर्च जो है किसी भी मुद्दे पे हो सकती है जो समाज के लिए आगे काम आए। इवन हिस्ट्री में भी रिसर्च होती हैं कि हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ, सावरकर वाला चीज़ें हुई, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ हुआ, तो उसको आप एनालाइज कर रहे हो। तो रिसर्च इज़ ऑल अबाउट कि जो ऑलरेडी चीज़ें हो रखी हैं उससे हमें कुछ नया आउटपुट लेकर आना, नॉलेज क्रिएट करना। तो पीएचडी का मतलब ये नॉलेज क्रिएट करना, एक तरीके से कुछ नई नॉलेज ऐड करना सोसाइटी में, और फिर आपको एक इतना बड़ा थीसिस लिखना पड़ता है। वो सारी बात की बात होती है कि टॉपिक कैसे चूज़ करें। तो अगर आपने जैसे हो गया मैम मैंने ये सब कर लिया, अब मैं क्या करूँ कि मेरे को इंटरव्यू देना है, तो और मेरा नेट भी क्लियर है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, आप ये वाला वीडियो देख लेना कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना होता है, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें। और एक मैंने वीडियो बना रखा है, 2 वीडियोस बनाई है स्पेशली कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। तो आपको अगर जैसे मैं पीएचडी में एडमिशन हुआ तो मेरा किस बेसिस पे हुआ, एक तो मेरा मेरिट था, ठीक है, मेरा नेट क्लियर था, ठीक है, और उसके अलावा मैंने रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा बनाया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिसर्च प्रपोजल के मार्क्स आपको मिलते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ऐसे कुछ भी बना के चले जाओ, इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। नहीं, रिसर्च प्रपोजल के आपके खुद के मार्क्स होते हैं। आपका प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, फिर उसके रिसर्च एरिया, फिर हाइपोथेसिस, सेंट्रल क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता रखी हैं और बहुत डिटेल में बता रखी हैं। और ऐसा आपको ये वीडियो कहीं पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जिसने इतने अच्छे से समझाया, और मैंने खुद का रिसर्च प्रपोजल उसमें लाइव दिखाया है, ठीक है। और इस प्रपोजल के बेसिस पे मेरा एडमिशन हुआ है, नॉट ओनली माइन, मतलब मेरे से जो लोग पढ़ रहे हैं उनका भी हुआ है। अब आप बोल रहे हो मैं बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ, आप पे यकीन कैसे करें। तो आप मेरे पोस्ट सेक्शन जाओगे या टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो बहुत लोगों ने बता रखा है कि हाँ मैम मेरा जेएनयू में एडमिशन हो गया और मेरे आपका रिसर्च प्रपोजल से काफ़ी हेल्प मिली। तो मैंने 1 साल अप्रॉक्स पहले वो वीडियो डाला था, एंड वो अभी तक काफ़ी हेल्पफुल रहा है सब बच्चों के लिए जिन्होंने उस वीडियो से रिसर्च प्रपोजल बनाया है। और कुछ लोगों का ये डाउट है कि टॉपिक कैसे चूज़ करना है, वो मैंने बताया है। पीएचडी में इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी उस वीडियो में है। तो पीएचडी प्रोसेस गाइड के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बस आपको वो प्लेलिस्ट देख जानी है, तब जब आप इंटरव्यू से पहले जब आप प्रपोजल बनाना शुरू कर रहे हो तब आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, वैसी और वीडियोज़ में लेकर आऊँगी। और इसके अलावा हमने बात कर ली इस चीज़ की। अब आपको देखो, एक चीज़ हो गया आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आपका नेट क्लियर हो गया, देन आपने रिसर्च प्रपोजल बना लिया। अब रिसर्च प्रपोजल बनाने के बाद क्या डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाओ और एडमिशन हो जाएगा? तो नहीं, सिर्फ डीयू में नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे एडमिशन नहीं हो पाता। आपको लगता है ना कि यार मेरिट के बेसिस पर ठीक है मैं इंटरव्यू अच्छा होगा हो जाएगा एडमिशन, नहीं। इसमें बहुत लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे जो मैं बताने जा रही हूँ कि रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू के बीच में एक ऐसा फेज़ आता है जो कि बहुत क्रूशियल होता है। आप सोचते हो ना कि मैंने कैसे इंटरव्यू क्रैक कर लिया, मेरा डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में कैसे हो गया, क्या मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ और मैं डीयू से ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उन टीचर्स को मैं जानती हूँ तभी मेरा हुआ? नहीं। एक चीज़ ही होती है, देखो मेरे अलावा बहुत सारे बच्चे डीयू से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, लेकिन उनका तो नहीं हुआ ना। क्यों मेरा ही हुआ? क्यों जेएनयू में कितने लोगों का होता है, क्यों अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई? तो आप हमेशा हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, किसी एक यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं भागना है कि इसी में लेना है और मेरा इसीलिए इसी में हो जाएगा, नहीं। सब कुछ एक अल्टरनेटिव लेकर चलो, जिसमें हो रहा है ले लो। जेआरएफ की फेलोशिप उतनी मिलनी है, नेट की फेलोशिप पैसा उतना ही मिलना है, बस हाँ ये होता है थोड़ा यूनिवर्सिटी का टैग लग जाता है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करिए, लेकिन पीएचडी आपकी अच्छी हो, क्वालिटी वाइज हो, आपका सुपरवाइज़र अच्छा हो, तो पीएचडी कहीं से भी करो वर्थ इट होती है।
ठीक है। आप मेन होता है आपका पब्लिकेशंस कितनी करनी है, बाद में कितने आर्टिकल लिखे आपने पीएचडी के दौरान, कितने आपने पेपर प्रेजेंटेशन किए, कहाँ कितने आपने पब्लिशिंग करवाई, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब मैंने जो कहा बीच का फेज़ वो होता है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस इज़ नॉट लाइक जुगाड़, नो, रेफरेंस इज़ अ वेरी एकेडमिक टर्म विच आई विल यूज़, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास एक एडवांटेज, आप ना मेल करो अपना रिसर्च प्रपोजल जो जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, एंड जो आपका टॉपिक है वो देखो कि उस टॉपिक का इंटरेस्ट कौन से प्रोफेसर में है। अब हर प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है, सीवी है, वो उनकी वेबसाइट पे होता है, तो उनको उनका मेल भी उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ होता है, तो उनको आप मेल करो कि सर मैम ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, कैन आई गेट सम टाइम टू मीट यू। तो आप उनको रिसर्च प्रपोजल अपना मेल करोगे, उनसे मिलने जाओगे, उनसे तो आप अपना जब रिसर्च प्रपोजल किसी भी प्रोफेसर के पास लेकर जाओगे जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो हेल्प करेगा इन इंटरव्यू डेफिनेटली, और आपके चांसेस कंपैरेटिवली दूसरों से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम प्रैक्टिकल सोचो कि कोई प्रोफेसर, डीयू जैसा प्रोफेसर, जेएनयू जैसा प्रोफेसर मेरे मेल का रिप्लाई क्यों करेगा, राइट? क्यों करेगा? जब आप रिप्लाई वो तभी करेगा जब आपका टॉपिक में दम होगा, जब आप उसको एक अच्छा सा मेल, फॉर्मल मेल लिख के भेज रहे हो, सजेशंस मांग रहे हो। और अगर आप नहीं भी जानते तो एक बार आप डिपार्टमेंट खुद चले जाओ कि सर मैम मैंने इस बार ना इंटरव्यू में अप्लाई किया है और ये मेरा टॉपिक है, प्लीज़ आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए, और अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप बता दीजिए। तो आपका जो फेस है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो इंटरव्यू के टाइम पे जब आप जाओगे तो उस प्रोफेसर के दिमाग में रह जाएगा कि हाँ ये बच्चा मेरे से मिलने आया था, ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट पीएचडी एंड शी विल डू दैट और ही विल डू दैट। तो उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आप खुद सोचो, कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको LOR मांगा जाता है ना, जब आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो या इवन DU की वेबसाइट पे भी अप्लाई करते हो, तो लेटर ऑफ रेफरेंस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन माना जाता है कि नहीं? तो वही है ये चीज़ कि आपको करना है। आपको ये नहीं सोचना कि यार कोई रिप्लाई नहीं करेगा, एक बार करो, हर हफ्ते करो, पर 2-4 दिन में फिर रिप्लाई मेल कर डालो। ठीक है, मेल का मेरे पास भी मेल का रिप्लाई आया था, आप मानोगे नहीं। जो DU के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिनसे मैं कभी मिली नहीं, मैंने उनको अपना मेल किया था प्रपोजल, एंड उन्होंने एक हफ्ते बाद ही रिफर्ड किया, 1 या 10 दिन बाद रिफर्ड किया था, लेकिन किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा टॉपिक उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि येस इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड मैंने उसमें लिख भी दिया था कि सर आपके पास अगर टाइम हो तो प्लीज़ आप मुझे डेट और टाइम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बता दीजिए, मैं मिलने आ जाऊँगी। तो उनका रिप्लाई आया, फिर मैं एक दिन उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे को प्रपोजल में हेल्प भी किया, गाइड भी किया। तो ये होता है, थोड़ा सा आपका एज बन जाता है। ठीक है, और DU में कंपटीशन बहुत टफ़ है, नो डाउट, बहुत मुश्किल है। मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ इस चीज़ का। मैंने ये चीज़ की थी, मेरा थैंकफुली मेरा एडमिशन हो गया, तो मैंने भी ये चीज़ की थी। ऐसा नहीं था कि हाँ मेरे पास, तो मेरा ऑल इंडिया रैंक पे आया था, अगर आपने देखा होगा मेरा इसी पुरानी वीडियोज़ में, जिसमें 99.44% आए थे, ऑल इंडिया रैंक था। तब भी मेरा नहीं हो रहा था, मैं इससे पहले 2 बार इंटरव्यू दे चुकी थी। ठीक है, लेकिन जब मैंने तीसरी बार इंटरव्यू दिया, एंड फिलॉसफी में दिया, पॉलिटिकल साइंस में दिया, अफ्रीकन स्टडीज़ में भी इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा टॉपिक इतना कुछ खास था नहीं, मैंने अफ्रीकन स्टडीज़ का तो ऐसे ही बना दिया था। लेकिन जब फिलॉसफी और पॉल साइंस पे मैंने बहुत मेहनत करी थी अच्छे से, और टीचर से मिलती रही थी, इवन पॉल साइंस के टीचर से भी जा के मिली थी 3-4 बार, फिलॉसफी के टीचर से भी अलग दूसरा प्रपोजल बना के मिल रही थी। लेकिन एक प्रपोजल तीनों एरियाज़ में काम नहीं आता। ये भी बहुत आपका दिक्कत हो सकती है। जितने ज़्यादा आप डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपको रिसर्च प्रपोजल भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है वो फिलॉसफी के टॉपिक से अलाइन नहीं हो सकता, सेम टॉपिक हिस्ट्री वाले में रिसर्च नहीं हो सकती। तो टॉपिक अलग अलग रखने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर रहे हो। और टीचर से अगर आपकी बनती है या आप किसी को जानते हो तो आपका प्लस पॉइंट है ही। अगर नहीं भी जानते फिर भी मेल करके अगर मिलने जा रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, ऐसे नहीं कि इंटरव्यू से 1 दिन पहले, नहीं, इंटरव्यू से एटलीस्ट 1 महीना पहले तक आपको एफर्ट्स डालने हैं, मेल करना है, मिलना है टीचर से जा के किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और ऐसा नहीं है रिप्लाई नहीं करते, करेंगे, DU में करेंगे, ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पकड़ो, JNU पकड़ो, IGNOU पकड़ो, अगर आपको दिल्ली से ही करना है। IGNOU भी पूरा फुल टाइम PhD करवाता है, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है, तो आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। बाकी मेरी PhD लाइफ बहुत अच्छी चल रही है फ़िलहाल तक तो, और इससे पहले मैंने 1 साल का PhD ऑलरेडी कर रखा है शारदा यूनिवर्सिटी से। तो येस, मेरा शारदा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ था, वहाँ पर मैं पूरा 1 साल PhD करके आई थी, पर हाँ फीस ऑब्वियसली उसकी लाखों में थी, तो मैं इतना फिर अफोर्ड नहीं कर पाई, फिर मैंने वहाँ से स्किप किया। DU में इस बार एडमिशन हो गया थैंकफुली। इससे पहले मैं 1 साल वहाँ पे PhD कर चुकी थी और इस बार मैंने फिर DU में एडमिशन लिया।
तब मैं यहाँ से पीएचडी कर रही हूँ एंड वहाँ पे भी पूरा कोर्स वर्क होता है 6 महीने का। यहाँ पे 1 साल का कोर्स वर्क है फ़िलासफ़ी में, पॉल साइंस में फिर से 6 महीने का है। मतलब 6 महीने तो कहने को होता है, 8, 9, 10 महीने लगता है। तो आपका कोर्स वर्क होता है फिर 6 महीने का। फिर उसके बाद आप उसमें अपना जो भी रिसर्च आपको सिखाई जाती है बेसिकली कि कैसे करना है, इसके स्टैटिस्टिक्स, फील्ड वर्क कैसे होता है, सर्वे कैसे होता है, उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको वो कोर्स वर्क में, जैसे एक तरीके से ट्रेनिंग हो गई आपकी पीएचडी की। लेकिन उस कोर्स वर्क के दौरान जब तक आपका कोर्स वर्क चल रहा है आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जैसे आपका कोर्स वर्क हो जाता है तो जो भी वैकेंसी आपके यूनिवर्सिटी में आती है, किसी भी कॉलेज में, जैसे डीयू में आई तो मेरा कोर्स वर्क चल रहा था और मेरा ख़त्म हो गया कोर्स वर्क, तो मैंने अप्लाई कर दिया। NCVPHL में पढ़ा मिरांडा हाउस में और मेरा हो गया वहाँ पे, ठीक है। और फिर या फिर आप किसी कॉलेज में रेगुलर फैकल्टी की पोजीशंस आएंगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट फैकल्टी की, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास नेट है तो, पीएचडी ओनली के बेसिस पे एडमिशन हुआ है तो नहीं कर सकते। नेट या JRF के बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसी कैसे पता चलती है, कैसे अप्लाई करना होता है, कि आप किस वेबसाइट पे जाओ कि आपको वैकेंसीज पता चलती रहे और अपडेट आती रहे उसके बारे में, तो वो इस वीडियो में मैंने समझा रखा है, तो आप वो देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आपको प्रोफेसर कैसे बनना है। हाँ, आप पीएचडी के साथ साथ भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। पीएचडी भी साथ साथ चलती रहेगी और आप किसी कॉलेज में भी साथ साथ पढ़ा सकते हो। तो ये जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने आपको सब बता रखा है। सो ये मेरी पीएचडी लाइफ चल रही है और बहुत, अभी सुपरवाइज़र भी मेरे को बहुत अच्छी मिली हैं एंड शी लाइक बहुत अच्छे से गाइड करती है। हिंदू कॉलेज से हैं वो, और वो मेरे को पूरा अच्छे से गाइड करती है कि हर हफ्ते आपको उसमें थोड़ा सा फीडबैक देंगी, रिपोर्ट देंगी, फिर मैं रिसर्च करूँगी, आर्टिकल पढ़ूँगी, फिर मैं पब्लिशिंग भी कराती हूँ मैम के साथ। तो पब्लिशर का अपने आर्टिकल पब्लिश करवाना बड़े बड़े जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में, वो भी एक अच्छा रहता है। तो आपका मतलब इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो और नहीं हो तो हेक्टिक भी हो सकती है पीएचडी। बाकी मैं आपको और डिटेल में फिर कभी बताऊँगी कि मेरी लाइफ में और क्या 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 चीज़ें हैं। मैं डीयू में कैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने कैसे अप्लाई किया, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको पीएचडी लाइफ के बारे में और जानना है या इंटरव्यूज़ में क्या क्या होता है, और आप डीयू में एज अ गेस्ट फैकल्टी या एज असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ कैसे पढ़ा सकते हो, क्या मतलब क्या क्या चलता है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आप उसके लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मैं लाती रहूँगी पीएचडी लाइफ से रिलेटेड, पीएचडी के अलग अलग कोर्स वर्क में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों मतलब कोर्स वर्क का सिलेबस, और अगर आप कर रहे हो तो कैसे करना है, क्या पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस में ज़रूर से बताऊंगी। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।